दोस्तों नमस्कार। आइए आज है 22 अप्रैल 2020 और आज के हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पुणे नगर निगम के द्वारा किसके द्वारा पुणे नगर निगम के द्वारा संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कोरोना का प्रभाव पूरे विश्व में कायम है, महामारी का रूप ले चुका है। तो विभिन्न संस्थाओं व स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे। तो पुणे नगर निगम के द्वारा संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो ये हम बात कर लेते हैं, ये संयम जो मोबाइल ऐप विकसित किया गया ये है क्या। तो घरों में नागरिकों को क्वारंटाइन करने के लिए, यानी घरों में ही व्यक्ति क्या रहें, क्वारंटाइन रहें, इसी की प्रभावी निगरानी व वास्तव में वे घर पर रुक रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, इन्हीं सब को ट्रैक करने के लिए क्या किया गया, संयम नामक ऐप पुणे नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, हाल ही में संयम नामक ऐप किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया। तो नागरिकों को पुणे व आसपास के नागरिक हैं वो अपने घरों में क्वारंटाइन रहें, घर के बाहर ना निकलें, अगर निकलते हैं तो उसकी प्रभावी निगरानी व ट्रैक करने के लिए क्या किया गया, संयम नामक ऐप को लॉन्च किया गया। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग की जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज में था पीआईबी में कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो ये है क्या, तो इसका उद्देश्य है जो भारत के करोड़ों लोग हैं उनके साथ संवाद बना रहे, तो संवाद को कायम करने के लिए क्या किया गया, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो भारतीय लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, संवाद करने के लिए क्या किया गया है, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है नागरिकों से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करना, कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका क्या है, उद्देश्य है। और इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह वास्तविक समय में, कब, रियल टाइम में, वास्तविक समय में ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाता है। तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को कहा गया कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। अगला ये काफ़ी न्यूज में था अभी जूम ऐप को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया ये ऐप जो जूम है, जो वीडियो का जूम ऐप है, ये चाइना निर्मित है और यह सुरक्षा के लिहाज से यानी बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो इस पे कृपया अपने डेटा को शेयर मत करिए, आप अपनी जिम्मेदारी से इसका यूज कर रहे हैं तो करिएगा। सरकार इसके संबंध में बिल्कुल आपको सचेत करती है कि इसका प्रयोग ना करें। इसका यूज कहाँ होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में इसका यूज होता है। तो जूम आपका ये ध्यान रखेगा, ये भी पूछा जा सकता। फिर एक गलत इन्फॉर्मेशन आई कि भारत के द्वारा से नमस्ते नामक ऐप विकसित कर लिया गया है, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में किया जा सकता और यह बीटा वर्जन का है और इसका विकास किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार का एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामने आया, उसने स्पष्ट किया कि भारत अभी भी इस प्रकार का कोई भी ऐप ना तो विकसित किया है और ना ही आगे कोई इस प्रकार का प्लानिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अब आपको दोनों ऐप ध्यान रखना, इससे नमस्ते एक गलत सूचना फैलाई गई कि इसका विकास भारत के द्वारा किया गया है। दूसरा जूम तो आप जानते ही हो, जूम कहाँ का है, चाइना का है। अगला 21 अप्रैल इम्पॉर्टेंट है। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्या किया जाता, 21 अप्रैल को, हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता। अब प्रश्न है क्यों? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 21 अप्रैल 1947 को भारत के सिविल सर्वेंट के फर्स्ट पैनल के प्रोबेशनर अधिकारियों को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में संबोधित किया गया था। इसलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता और इन क्षेत्रों में जो सिविल सेवा में जो उत्कृष्ट काम करता है हर साल उसे पुरस्कृत भी किया जाता। लेकिन कोविड-19 महामारी जैसी व्याप्त होने की वजह से इस बार इस दिवस को नहीं मनाया गया। अब यह तय किया गया कि 31 अक्टूबर जो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता, तो उस दिन जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं सिविल सेवक उनको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2006 में सिविल सेवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2006 में दिल्ली के विज्ञान भवन से की गई थी। आगे देख लेते हैं, 22 अप्रैल आज है, तो 22 अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट के लिहाज से है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। 22 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी सपोर्ट करता है। और 2020 की थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2020 की थीम पूछी जाए तो इस बार की जो थीम रही है वो क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता, तो ध्यान दीजिएगा 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता। शुरुआत 1970 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को सपोर्ट करना उद्देश्य है। थीम इस बार की क्या रही? 2020 की क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम रही है। अगला न्यूज में था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसे लॉन्च पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि 17,793 करोड़ रुपये 8.89 करोड़ किसानों को निर्गत किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाती है कि हम जाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। तो समझते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या? एक तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब हुआ कि इस योजना का संपूर्ण खर्चा फंड केंद्र सरकार के द्वारा निर्वहन किया जाता है। और शुरू में इसका उद्देश्य क्या था? छोटे एवं सीमांत किसानों की आय को इंक्रीज करना, बूस्ट करना, आय ज़्यादा करना इसका उद्देश्य था। और एक साल में प्रत्येक 4 महीने में प्रत्येक किसान को, जो सीमांत एवं छोटे किसान हैं, उनको 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल एक साल में प्रति किसान 6,000 रुपये देने की शुरुआत की गई थी। और ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान कौन करेगा? Who is beneficiaries to get benefit this scheme, यानी बेनिफिशरीज कौन है, लाभार्थी कौन है, इसकी पहचान करना राज्यों या यूटीज का उत्तरदायित्व है। वो आपका इसकी पहचान करेंगे। जब शुरू में ये योजना प्रारंभ हुई थी तो इसमें वे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग यानी ज़मीन का रकबा 2 हेक्टेयर से कम है उसको शामिल किया गया था। लेकिन आगे चलकर इस स्कीम का विस्तार किया गया। कब? 1 जून 2019 को विस्तार किया गया। और ये 2 हेक्टेयर छोटे एवं सीमांत किसानों की बजाय इसको ध्यान में न रखते हुए संपूर्ण किसान या सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत सभी किसान शामिल हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस आज के समय में पूरे किसान इस योजना में आते हैं। और इसी प्रकार की कुछ योजनाएं राज्य स्तर पर भी चल रही हैं। उनमें से मध्य प्रदेश का है भावांतर भुगतान योजना,
तेलंगाना, ये ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश की है। रायथू बंधु योजना तेलंगाना की है। कालिया योजना कहाँ की है? तो कालिया योजना आपके उड़ीसा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिया योजना उड़ीसा की है। KALIA, कालिया की फुल फॉर्म होती कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये आपकी थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आगे हम देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये है क्या? इसको IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड हेल्प। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिसको तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कनेक्ट हो सकता है और वह पहले स्तर में क्या किया जाएगा, जो आपका जूनियर आपका क्या होगा, डॉक्टर्स होगा, हेल्पर, उसके पास रेफर किया जाएगा। उसके बाद अगर वो उस मेडिकल हेल्प को हैंडल कर लेता तो वहीं समाधान कर दिया जाएगा। अगर नहीं तो ये जूनियर के द्वारा इस केस को क्या, यानी सीनियर जो आपका डॉक्टर है, सीनियर के पास क्या कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस प्रकार जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उसको मेडिकल हेल्प बगैर कहीं फिजिकल रूप से उपस्थित हुए बिना उसको मिल जाएगी। इसी को वर्ल्ड वाइड हेल्प नामक प्लेटफॉर्म कहा गया है। अगला ये चर्चा में था IOC के द्वारा क्या किया गया, यानी भारत में चिंता व्यक्त की गई है किसको लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर। इस्लामोफोबिया जब से तबलीगी जमात वाला केस हुआ तब से अब ये जो IOC है उसने कहा कि भारत में मुसलमानों के प्रति लोगों के द्वारा पूर्वाग्रह या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो ये चिंता की बात है, मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह रखना या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, इसी को इस्लामोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका IOC के द्वारा ऐसी चिंता व्यक्त की गई है। आगे देख लेते हैं DST के द्वारा। DST की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये नवी मुंबई में स्थित है के रिसर्चर्स के द्वारा, के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा आयन मंडली, आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी आयन मंडली इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने वाले एक न्यू मॉडल को विकसित किया गया, एक नवीन मॉडल को विकसित किया गया है। तो हम जान लेते इसी न्यू मॉडल को क्या नाम दिया गया। इसी न्यू मॉडल को ANIM, ANNIM, एनिम नाम दिया गया। तो एनिम की फुल फॉर्म क्या है? तो एनिम की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ग्लोबल आगे आइनोस्फेरिक मॉडल। इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को आइनोस्फेरिक मॉडल नाम दिया गया है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड ग्लोबल आइनोस्फेरिक मॉडल। तो ये आपका है क्या, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये क्या करेगा, यानी ये पैटर्न की पहचान करेगा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेगा, क्लस्टरिंग करेगा, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करेगा, रैखिक और गैर रैखिक डेटा फिटिंग और रियल टाइम सीरीज के अनुमान जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करेगा, मानव मस्तिष्क या ऑर्गेनिक न्यूरॉन्स में होने वाली प्रतिक्रियाओं का स्थान होता है या स्थान लेता है। तो स्थान लेता है, ऐसी ये आपका अब सटीक जानकारी पता हो सकेगी किसकी। तो ध्यान दीजिएगा, आयनोस्फेरिक वेरिएबिलिटी या आयन मंडली परिवर्तनीयता के संबंध में हम सटीक जानकारी कर सकेंगे और सटीक अनुमान लगा सकेंगे कि वहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इससे होगा क्या,
आयनोस्फेरिक वेरिएबिलिटी यानी आयन मंडलीय परिवर्तनीयता। चूंकि आप देखोगे, इसको ध्यान समझ लीजिए, हमारा जो वायुमंडल है वो कई मंडलों में बटा हुआ है। जैसे ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। तो 0 से 8 किलोमीटर विषुवत रेखा पर या 18 किलोमीटर ध्रुवों का क्षेत्र क्षोभ मंडल कहलाता। 18 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र समताप मंडल कहलाता। 50 से लेकर 80 किलोमीटर का क्षेत्र मध्य मंडल कहलाता। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर यही हमारे काम का है। 80 से लेकर 400 किलोमीटर का क्षेत्र ये आयन मंडल कहलाता है। और यहाँ पर आयन की अधिकता होने की वजह से रेडियो तरंगों को परिवर्तित व परिवर्धित किया जा सकता। और इसका नतीजा क्या है, इसी की वजह से यानी नेविगेशन व रेडियो संचार सुगम हो पाता है। और इस मंडल में विद्युत आवेशित पार्टिकल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते जो रेडियो संचार को सुगम बनाते हैं। तो इसलिए आपका ये आर्डर भी पूछा जाता। तो इसका फायदा क्या होगा, संचार, कम्युनिकेशन व नेविगेशन नौवहन में इसका प्रयोग यानी आयन मंडलीय परिवर्तनीयता का किया जा सकेगा। और यह व्यापक स्तर पर सौर जनित कारकों तथा वातावरण की प्रक्रियाओं दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस संबंध में हम और अधिक सटीक जानकारी इस आयन मंडल में क्या क्या कौन कौन परिघटनाएं होती हैं उनके संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला ये न्यूज में था, पुणे में एक स्थित है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील व किफायती सेंसर विकसित किया गया। उसी सेंसर का नाम क्या है, बग स्निफर। तो बग स्निफर ये बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए, बग एक प्रकार का बैक्टीरिया होता, तो बग स्निफर ये बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया जाए तो इसे 1946 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 1946 में 1946 में स्थापित किया गया था MACS के रूप में। लेकिन आगे चलकर कब, तो 1992 में इसका नाम क्या कर दिया गया, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जो कि पुणे में स्थित है। अगला ये आपका देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में इस समय बना हुआ कि अभी NPCI के द्वारा, NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत यानी की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य खुदरा भुगतान जो रिटेलर पेमेंट होते हैं वह निपटान प्रणाली का संचालन करना। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसकी स्थापना यानी द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत की गई है। और यह खुदरा भुगतान तथा निपटान प्रणाली का संचालन करता है। और इसकी स्थापना एज ए कंपनी अधिनियम 1950 की धारा 25 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 की एक धारा है, कंपनी अधिनियम 1956 की एक धारा है, उसी धारा को 25 कहा जाता। धारा 25 के अंतर्गत जिस संस्था को स्थापित किया जाता उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि वह गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठन के रूप में, गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करती है। तो उसी प्रकार इसको भी स्थापित किया गया है। किसको, तो आप कहोगे NPCI को, या एक प्रकार की गैर लाभकारी संगठन या संस्था है। इसके द्वारा कई प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट व ATM का, जितनी भी ATM में क्वेश्चन भी आपका IAS 2017 में पूछा था, तो जितने भी आपका ATM होते हैं उनका भी संचालन किसके द्वारा, NPCI के द्वारा किया जाता। ऑनलाइन पेमेंट जितने भी होते उनका सेटलमेंट यही करता। इसके द्वारा कई प्रकार के ऐप व कई टूल्स विकसित किए गए, उनको हम देख लेते हैं। तो एक टूल विकसित किया गया UPI, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पूछा जाए किसका है, तो इसका कौन देखभाल करती, तो ये आपका यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI के द्वारा विकसित किया गया। दूसरा भीम ऐप है। भीम ऐप भी एक प्रकार का भुगतान प्रणाली का UPI आधारित एक प्रकार का सिस्टम है। अगला आपका है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसमें त्वरित अगर आपका कुछ सेकंड में आपको भुगतान करना हो तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का
यूज किया जा सकता। अगला है आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी भुगतान प्रणाली की जाती। अगला चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम के अंतर्गत ऑनलाइन चेक का यानी निपटान किया जाता, क्लियरेंस किया जाता। तो ऑनलाइन रूप से ऑनलाइन मोड में चेक का क्लियरेंस करने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS का उपयोग किया जाता है। अगला आपका है NACH यानी नाच की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसमें जो सब्सिडी का पैसा दिया जाता, चूंकि मैनुअल हर महीने किया जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक बार सेट किया दिया जाता नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के अंतर्गत सब्सिडी हो गया, डिविडेंड या लाभांश का जो पैसा मिलता, और आपका इंटरेस्ट ब्याज का जो भुगतान करना होता है, और पेमेंट यानी या सैलरी जो देनी होती, वेतन और भत्ता, पेंशन और पेंशन का पैसा हो गया। तो इन सब का भुगतान इसी NACH के माध्यम से ऑटोमेटेड रूप से किया जाता, जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अगला है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें आधार के माध्यम से यानी अकाउंट को कनेक्ट किया जाता, और इसके माध्यम से आप पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र यानी लेन देन कर सकते हैं। अगला सबसे है NFS, इसी को नेशनल फाइनेंशियल स्विच के नाम से जाना जाता, और इसमें किसी आपका बैंक खाता किस बैंक का है उससे मायने नहीं रखता। आप इसके माध्यम से किसी भी ATM से आप क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, तो उसी को नेशनल फाइनेंशियल स्विच के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया NFS। तो इस प्रकार आपका इतने जो आपको बताएं टूल्स, ये किसके द्वारा विकसित किए गए, NPCI के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता। थैंक यू वेरी मच।